हमारा एआई का जो ऑफलाइन बूट कैंप है उसमें एक से एक प्रेस्टिजियस मेहमान यहाँ पर पहुंचे और आज आपको मिलवा रहे हैं अमोद कुमार सर से, जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से रिटायर हैं और इनकी जो सर्विस है वो सीबीआई में रही है या एनआईए जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसमें रही है। सर 2021 में रिटायर हुए, उत्तर प्रदेश के संबल से यहाँ हमारे बूट कैंप में पहुंचे, इतने लंबी दूरी तय करके। तो सर का जो अनुभव है, सर का जो सेवा का जो सर्विस की सर ने, उसका यदि विस्तार पूर्वक समझने की कोशिश करें तो सर का कुछ प्रीमियम इन्वेस्टिगेशन केसेस में सर शामिल रहे, जिसमें से एक केस राजीव गांधी की जो हत्या हुई थी उसके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के रूप में सर ने काम किया। चारा घोटाला जो बहुत फेमस है बिहार का, लालू यादव वाला केस, हरियाणा में पानीपत में एक समझौता एक्सप्रेस ट्रेन थी उसका ब्लास्ट, उसमें भी आईओ के रूप में सर ने काम किया। अब सोचिए कि ना उम्र की कोई सीमा है ना अनुभव की कोई सीमा है, और उसके बाद भी आज इस एज में ये जज्बा, ये समझ, ये विस्तार पूर्वक सोचने का जो तरीका है, इसका कहाँ से हमारी जो नई पीढ़ी है वो मुकाबला करेगी। तो ऐसे अनुभवी श्री अमोद कुमार जी से मैं आपको मिलाता हूँ। सबसे पहले प्रणाम सर, नमस्कार। तो सर सबसे पहले तो ये पूछूंगा कि इतना लंबा सर्विस पीरियड और ये जो जॉब है जो आपने की है, इसमें तो बहुत प्रेशर वाली लाइफ होती है, उसके बाद भी रिटायर आके ये सब लर्निंग का सिलसिला क्यों? सर वो तो जो दोनों एजेंसी में मैंने जो काम किया, दोनों इंडिया की प्रीमियम एजेंसी है। जी सर। मतलब दोनों सीबीआई भी एनआईए भी। जी। तो मतलब वो जो मैंने केसेस किए ऐसी, मतलब राजीव गांधी असैसिनेशन केस, चारा घोटाला या दिल्ली हाई कोर्ट ब्लास्ट, वो बहुत बड़ा ब्लास्ट था दिल्ली में। जी सर। तो वो सब करने के बाद फिर मैं अपना मेडिकल ग्राउंड पे मैंने 2021 में रिटायरमेंट लिया। रिटायरमेंट के बाद फिर मैंने कुछ अपना जैसे मैंने अपना एक गंगा पार फूड बनाया, गन्ना का सिरका बनाती है जो कंपनी। फिर उसके मार्केटिंग के लिए मुझे थोड़ा ये टेक्निकल, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़रूरत था। तो फिर मैंने ये आपका ट्रेनिंग ज्वाइन किया, मतलब वो अपना नॉलेज को थोड़ा शार्प करने के लिए। जी, आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो सर के बेटे हैं वो एक अमेरिकन कंपनी में आईटी सेक्टर में ही जॉब करते हैं। मतलब वो एआई में खुद में एक्सपर्ट हैं जो सर के बेटे हैं, और उसके बाद भी मतलब जब परिवार में एक एआई का किंग पहले ही बैठा है, उसके बाद भी इतनी लंबी दूरी तय करके आए, तो ये हमारा तो सौभाग्य है ही। तो सर मैं तो आपसे एआई के बारे में कम, लेकिन जो आपके केसेस हैं उनके बारे में ज़्यादा जानने का इच्छुक हूँ। तो उस टाइम जब इतने बड़े केस आप लोग इन्वेस्टिगेट करते हो तो प्रेशर तो आप लोगों के ऊपर भी बहुत होता होगा, क्योंकि राजीव गांधी असैसिनेशन हो या आपने बताया दिल्ली हाई कोर्ट का ब्लास्ट हो, या फिर इन एजेंसीज के पास या तो सीबीआई के पास तो बहुत बड़े पॉलिटिकल माइलेज के केस जाते हैं, एनआईए के पास सारी देश की इंटरनल सिक्योरिटी के केसेस जाते हैं। उस सर्विस के प्रेशर के अनुभव के बारे में आप हमें बताइए कि वो कैसे आपने टैकल किया, क्योंकि आज हमारी जो यंग जनरेशन है इसके लिए सबसे मुश्किल काम है प्रेशर टैकल करना। तो आपका कैसा अनुभव रहा सर और उन परिस्थितियों में कैसे आपने? हमारा प्रेशर बाकी पुलिस की प्रेशर से डिफरेंट है। मतलब पुलिस पे प्रेशर रहेगा कि पॉलिटिकल प्रेशर रहेगा, कोई फेवर करने का प्रेशर रहेगा। हमारा प्रेशर है कि हमको
मतलब क्वालिटी देना है, बस वो प्रेशर हमारे पास रहेगा कि हमको वर्क का क्वालिटी देना है, हमको पॉलिटिकल प्रेशर नहीं रहेगा। एनआईए सीबीआई में कोई आपको पॉलिटिकल प्रेशर नहीं डालेगा, या कोई ऑफिसर भी मतलब आप इंडिपेंडेंट काम कर पाएंगे, पर आपको क्वालिटी देना पड़ेगा, काम का क्वालिटी देना पड़ेगा, रिजल्ट आपको देना रिजल्ट देना पड़ेगा। रिजल्ट मतलब आप ऐसा नहीं कि आप किसी को फेवर करेंगे या कुछ ऐसे रफा दफा करने का काम करेंगे, वो सब नहीं कर पाएंगे। आपको आपका आउटपुट देना पड़ेगा, वो सब प्रेशर रहता है। तो वही वो सब प्रेशर मतलब हम लोग तो के ज़माने में ये सब उतना टेक्निकल नॉलेज नहीं था, फिर भी मेरे केस में मेरे को डिपार्टमेंट ने बढ़िया ट्रेनिंग दिया, बढ़िया कोर्सेज करे। मेरे पास सब टेक्निकल कोर्स जैसे फोरेंसिक एक्सपर्ट या सब तरह के मेरे को, मैं ट्रेंड हूँ सब तरह से। तो वो सब मेरा डिपार्टमेंट ने मुझे उस लायक बनाया कि मैं क्वालिटी दे पाऊँ अपना। तो मैं एनआईए सीबीआई का स्टार आईओ था, मतलब मेरे को अच्छे अच्छे केसों को दिया गया, मैं उसको मतलब अच्छा तरह से सॉल्व किया। आपके जीवन का सबसे मुश्किल केस आपको कौन सा लगा? सबसे मुश्किल मेरे लिए कोई नहीं था, सब एक ही जैसे थे, पर जो ज़्यादा मुझे अपना हुनर दिखाने का मौका मिला वो दिल्ली हाई कोर्ट ब्लास्ट था, जिसमें कश्मीर से किसी ने ब्लास्ट करने, मतलब ये सब प्लानिंग करके और फिर ईमेल किया ना कि हमने किया हाई कोर्ट में ब्लास्ट, और आगे भी करेंगे, इंडिया को ये हम डिस्टेबलाइज करेंगे, वो सब करेंगे, वो सब। वो मेरे लिए एक चैलेंज था, उसमें मैं बहुत मेहनत से हमारी टीम काम करी, दिल्ली एनआईए काम करी और उसको मंजिल तक पहुंचाया हमने केस। यदि सर हम आम लोगों को तो कुछ क्यूरोसिटी होती है, जैसे आपने एनआईए में काम किया तो आपको तो मिलिटेंट्स और इनसे इंटरोगेशन करने का बहुत मौका मिला होगा, तो सबसे टफ इंटरोगेशन आपका किस मिलिटेंट से या किस केस में कैसा रहा? सर मतलब आप सोचो कि सभी मिलिटेंट एक से एक बड़ा, मतलब जब सभी केस पूरे नेशनल इंटरनेशनल रेमिफिकेशन के होंगे, तो कोई केस ऐसा नहीं कि उसमें छोटा मिलिटेंट है, कोई केस ऐसा नहीं कि उसमें बड़ा मिलिटेंट है। तो मिलिटेंसी के केस हैं, तो वो मिलिटेंसी केस है, जैसे नॉर्थ ईस्ट के मिलिटेंट हैं, उल्फा है, एनएससीएन, आईएम है, एनएससीएन है, तो वो लोग बोलेंगे कि हम अपना अलग देश बनाएंगे जी, हम तो इंडिया के साथ नहीं रहेंगे। तो वो एक केस है कि वो आर्म्स का स्मगलिंग करेंगे, तो कंटेनर भरेंगे, पूरा शिप भरेंगे उतना कि करोड़, मतलब 100 करोड़ 50 करोड़ के हथियार वो स्मगल करेंगे। तो उस टाइप के केस हैं, कोई मतलब उसमें कोई आप लेवल नहीं फिक्स करते कि ये छोटा ये बड़ा है, वो सब ये सब एक से एक बड़ा ही है। अच्छा, तो वैसे इसमें जो ये पकड़े जाते हैं जी। तो इनको मतलब टॉर्चर वॉर्चर बहुत अच्छे लेवल पे किया जाता है? अच्छे लेवल पर सर नहीं किया जाता, मतलब बस उतना है कि मतलब आप उनको ये नहीं बोल सकते ना कि टॉर्चर करेंगे, टॉर्चर नहीं किया जाता, पर जिसने जो किया है उसको फल, जैसे हमने जिस किसी ने कोई ब्लास्ट किया है तो हम उसको बस उसके हम सबूत इकट्ठे करेंगे और बोलेंगे, मतलब उतने सबूत इकट्ठे करेंगे कि उसको फांसी हो जाए। पर ऐसे नहीं कि हम उसको टॉर्चर, हम उसको पूरा कानून के हिसाब से चलेंगे, लेकिन उसके खिलाफ इतने सबूत इकट्ठे करेंगे कि उसको फांसी तय कर हो जाए, तो हो ही जाए, मतलब उसमें कोई कमी ना रह जाए फांसी होने में। वो सब हम अपने एफर्ट्स करते हैं, वो सब रहता है बस। पर ऐसा नहीं कि कानून के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे कि टॉर्चर करेंगे या ये करेंगे, वो सब एनआईए सीबीआई नहीं करती है। ओके, तो सर आज की जो युवा पीढ़ी है, जो 18 19 20 साल के 25 साल के बच्चे हैं, उनको एआई से जुड़कर कैसे काम करना चाहिए? आपके अनुभव से आप क्या कहेंगे? सर मेरा तो ओपिनियन ये है कि जो आज की युवा पीढ़ी है, जो अपना टाइम पास कर रहे हैं, मोबाइल चला, मतलब बस यूं ही पड़े हैं, काम नहीं कर रहे हैं, तो उनको मतलब ये उनके लिए अच्छा एक मौका है कि आप हमारे टाइम में तो हम मतलब आपको एसएससी क्लियर करना है, एसएससी पास करना है या पढ़ाई करनी है, तो एक आपको लेंथी प्रोसेस से गुजरना पड़ता था। आज के टाइम में उनको थोड़ा भी 10-20 दिन का, जैसे आपका कैंप है तो ऐसा कैंप अटेंड करके वो अर्न कर सकते हैं अच्छा से,
कम कम टाइम में अच्छा क्वालिफिकेशन अपना एजुकेशन लेके अच्छा अपना काम कर सकते हैं, उनको करना चाहिए वो सब। एक और बात सर कि मुझे पता चला कि हमने अकोमोडेशन तो प्रोवाइड किया था सबको, क्योंकि हमें अंदाजा नहीं था कि इस प्रोफाइल के लोग भी होंगे। तो हमारा जो अरेंजमेंट था वो हॉस्टल वगैरह में था, आपने उसको स्किप करके आपने होटल लिया, आप भी होटल में रह रहे हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि इतनी दूर से आना, आपका वक्त देना, आपका पैसा खर्च करना, आप एक्स्ट्रा जो होटल में रह रहे हैं, क्या यहाँ आने से मतलब आप पूरी तरह संतुष्ट होके जाएंगे यहाँ से, जो अब तक का आपका अनुभव रहा है? हाँ सर, मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ। और मेरा कहना ये है कि जो मैंने पैसा लगाया या मैं अभी एक्सपेंड करूँ, मैं होटल में रह रहा हूँ, 1000-1200 रुपये उधर रेंट भी दे रहा हूँ या आने का खर्चा, ये सब खर्चा कर रहा हूँ। तो मतलब उसका रिटर्न मैं ये समझता हूँ कि एक नोटबुक एलएम करके आपने जो सिखाया है, एक एक ही क्लास में मेरा सारा, मैं समझता हूँ वो सारा खर्चा मेरा बराबर हो गया। मतलब उस एक ही क्लास के लिए मैं उतना उतना खर्चा करने को तैयार हूँ। मतलब ये जो मेरा खर्चा है वो मैं समझता हूँ एक दिन का क्लास कर लेने से वो पूरा वसूल हो जाता है, बाकी 9 दिन की क्लास बोनस में है वो। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और भगवान से आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं और लगातार आपसे संपर्क में रहेंगे। आप बड़े हैं, मैं चाहता हूँ आप आशीर्वाद दें मुझे। नहीं सर, आप तो गुरु चेले वाली बात है, नहीं हम सर, तो आपके आप बड़े चेले हैं, नहीं है सर। मेरे पिता तुल्य हैं, मेरे पिताजी की भी उम्र लगभग इतनी है। तो बड़ों का अपना एक मान मर्यादा हम छोटों को निभानी होती है। मैं पढ़ा रहा हूँ आज की युवा पीढ़ी को, थोड़ा हम लोग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारे बड़े हैं उनके प्रति हम संस्कार भूल जाएं। जी तो धन्यवाद सर, ओके आप आए सर। इतनी दूर। थैंक यू सर। जी थैंक यू।